उदयपुर राज्य में राजा राम अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था और उसका बड़ा भाई भोला राम अपनी पत्नी गंगा के साथ दूसरे गांव में किराए के मकान में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी गंगा को उसके पिता और देवर के साथ रहना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राजा राम और सुमित्रा अपने पिता की बहुत सेवा करते थे। एक दिन भोला राम और उसकी पत्नी गंगा अपने गांव उदयपुर आते हैं। राजा राम अपने बड़े भाई भोला राम की बहुत इज्जत करता था। उसने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था। सुनिए जी, आज भगवान के दर्शन के लिए हमें मंदिर जाना है। लेकिन सुमित्रा, हम मंदिर कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानते ही हो पिताजी की तबीयत कितनी खराब रहती है। अगर हमारे जाने के बाद उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अजी, भैया भाभी भी तो आए हुए हैं। हम पिताजी को भैया भाभी के पास छोड़कर जाएंगे। वो एक दिन के लिए हमें मना नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर है तो बात है, हम दोनों तुरंत ही वापस आ जाएंगे। ठीक है सुमित्रा, तुम जाकर भैया भाभी को बुला लो, फिर हम दोनों मंदिर चलते हैं। थोड़े ही देर बाद राजा राम और उसकी पत्नी सुमित्रा मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी भूषण की तबीयत खराब होने लगती है और भूषण अपनी बड़ी बहू गंगा से कहते हैं, अरे ओ बड़ी बहू, सुनती हो? अरे क्या हुआ बुढ़े? सुनो बड़ी बहू, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम जल्दी से राजा राम और सुमित्रा को घर वापस बुला लो। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। तभी गंगा कुछ देर सोचती है। लगता है इस बुढ़े के जाने का समय आ गया है और ये जायदाद का बंटवारा करना चाहता है। यही सही समय है सारी जायदाद हड़पने का। हम दोनों पति पत्नी सारी संपत्ति हड़प लेंगे और दूसरे गांव में खुशी खुशी रहेंगे। तभी गंगा जाकर अपने पति भोला राम को सब कुछ बता देती है और भोला राम अपने पिता के पास आकर बोलता है, क्या हुआ पिताजी? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ हाँ बेटा, इसीलिए मैं संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। जल्दी से राजा राम और उसकी पत्नी सुमित्रा को बुला लो। पिताजी, मैंने देखा पर वह दोनों कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। आप हमें बता दीजिए, हम वे दोनों को बता देंगे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारे माँ ने तुम दोनों के भविष्य के लिए बहुत से पैसे जमा किए थे, ताकि तुम दोनों को पैसों की कमी महसूस न हो। लेकिन तुम्हारे माँ ने मुझे बताने से मना किया था, ताकि तुम दोनों खुद मेहनत करके पैसे कमाओ। लेकिन ये मेरा अंतिम समय है, इसलिए मैं तुम दोनों को धन के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, जल्दी बताइए। तो तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारी माँ ने धन को मिट्टी के बर्तनों में छुपा दिया था, ताकि कोई उसे चुरा ना ले। इतना कहकर भूषण अपने प्राण त्याग देता है। ओ बूढ़ा, कम से कम इतना तो बता देता कि कहाँ छुपा के रखा है उसे धन को। चलो कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह से हम उसे धन को ढूंढ ही लेंगे। सुनिए जी, अब आप सब अपने छोटे भाई को मत बताइएगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही बोलना। इसका मतलब मैं अपने छोटे भाई को इस धन के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्या तुम्हारी ऊपर की खोपड़ी खाली है क्या? मैंने कहा ना, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही बोलना। लेकिन हम उस धन को इस पूरे घर में कहाँ ढूंढेंगे? वह भी राजा राम के रहते हुए। उसे भी तो पता चल ही जाएगा ना। इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहने के बाद गंगा भोला राम को धन को ढूंढने की तरकीब बताती है। अरे वाह भाग्यवान, वाह! मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। तभी भोला राम सुमित्रा मंदिर से वापस घर लौट आते हैं। अरे पापा जी, क्या हो गया आपको? पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा पिताजी? तभी यह सब देखकर राजा राम कहता है, पिताजी उठ जाओ। पिताजी, भाई ये सब कब हुआ?
तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और पिताजी हमें छोड़कर चले गए। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं आपके आखिरी पलों में आपके साथ नहीं था। मुझे माफ कर दो पिताजी। मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। दोनों भाई मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और उनके पिता के सारे क्रियाकर्म खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे घर खाली सा हो जाता है। फिर एक दिन भोलाराम अपने छोटे भाई राजाराम से कहता है, सुनो भाई राजाराम, अब तो पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, तो तुम अपनी पत्नी सुमित्रा को लेकर यहां से चले जाओ, क्योंकि पिताजी ने सारी जायदाद और यह घर मेरे नाम कर दिया है। क्योंकि उनके आखिरी समय में मैं उनके साथ था, इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। ये सब सुनकर राजाराम बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद राजाराम कहता है, अरे भैया, आप क्या बोल रहे हैं? पिताजी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। वह तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अरे देवर जी, ऐसी बात नहीं है। आपके भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी कह रहे थे कि राजाराम को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ऐसे बीमार होते हुए भी मुझे छोड़कर चला गया। हम पिताजी के अंतिम समय में उनके साथ थे। हमने उनकी सेवा की, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी। नहीं भाभी, ये गलत है। पिताजी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। राजाराम, मैं जानता था कि तुम हमारी बात का भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैंने हमारे गांव के मुखिया को बुलाया है। अब वही फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर बाद वहां मुखिया जी आते हैं और भूषण के लिखे हुए खत को पढ़ते हैं। मैं भूषण इस कागजात में जो कुछ भी लिख रहा हूं वो अपनी मर्जी से लिख रहा हूं। मेरे मरने के बाद मेरे सारे खेत और मेरी सारी संपत्ति मेरे बड़े बेटे भोलाराम के नाम होंगे और छोटे बेटे के नाम गांव के बाहर पहाड़ी की चोटी के नीचे जो छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और वहां की थोड़ी सी जमीन उसके नाम कर रहा हूं। मुखिया जी, क्या कागज पर जो लिखा है क्या सच है कि उसे मेरे पिताजी ने लिखा है? राजाराम, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इस खत में जो भी लिखा है वह तुम्हारे पिताजी ने ही लिखा है और उसके बाद अपना अंगूठा भी लगाया है। अरे मुखिया जी, इसकी वजह मैं बताता हूं। मेरा भाई राजाराम और उसकी पत्नी सुमित्रा मेरे पिताजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और तो और उन पर बहुत अत्याचार भी करते थे। पिताजी की तबीयत खराब होते हुए भी ये लोग बाहर घूमने चले गए, इसलिए पिताजी इनसे बहुत नाराज थे। मैंने और गंगा ने पिताजी की बहुत सेवा की, इसलिए पिताजी ने सारी संपत्ति मेरा नाम कर दी है। नहीं मुखिया जी, ये सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और पिताजी हमारे साथ खुश भी थे। हाँ राजाराम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे पिताजी ने साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है, इसीलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मुखिया के इतना कहते ही भोलाराम और गंगा बहुत खुश हो जाते हैं। तभी भोलाराम मुखिया से कहता है, मुखिया जी, अब आप राजाराम को साफ साफ बता दीजिए कि वह अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जाए। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ। पिताजी मुझसे नफरत करते थे तो क्या हुआ? आप तो मुझे अपना पास रख सकते हैं ना? इन सभी बातों को सुनकर मुखिया बोलता है, राजाराम, तुम्हारे पिता के लिखे वसीयत के अनुसार गांव के बाहर की झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन तुम्हारी है। तुम अपनी पत्नी को लेकर वहां चले जाओ। लेकिन मुखिया जी, वो झोपड़ी तो पूरी तरह से खराब है। हम भला वहाँ कैसे रहेंगे? अरे इसमें गलत क्या है? तुम लोगों को वैसा ही परिणाम मिला जैसा तुमने पिताजी के साथ किया, और हमें भी वैसा ही परिणाम मिला जैसा हमने पिताजी के साथ किया। नहीं भाभी, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। पिताजी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे और हम लोग भी पिताजी की बहुत सेवा करते थे। देखिए मुखिया जी, इन्हें दोनों को समझ दीजिए कि यहाँ पर खड़े होकर हम दोनों से बहस ना करें।
और चुपचाप यहां से चले जाएं। देखो राजा राम, तुम्हारे पिता के जैसे वसीयत के अनुसार यह घर तुम्हारे बड़े भाई के नाम है। अगर वो लोग नहीं चाहते तो तुम लोग यहां नहीं रह सकते, तुम्हें यहां से जाना ही होगा। मैं इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता मुखिया जी, क्योंकि इन्हें पिताजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। इन्हें तो अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। सुनिए जी, चलिए यहाँ से, अब ये घर हमारा नहीं है। लेकिन सुमित्रा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर पिताजी हमसे नाराज थे तो वह हमें बता सकते थे। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं जी भैया, भाभी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे सुमित्रा, हमने पिताजी की इतनी सेवा की, फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। इसमें भैया भाभी का क्या दोष है? चलो अब यहाँ से, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। फिर वह दोनों वहां से चले गए। तभी भोलाराम अपनी पत्नी गंगा से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग है तुम्हारा। पिताजी की छुपाई हुई सारी जायदाद भी हमारी हो गई और ये घर भी हमारा हो गया। अजी अच्छा हुआ कि हमने पिताजी के कागज बदल दिए और उन पर उनका अंगूठा लगवा लिया। अब संपत्ति हमारी है और मकान भी हमारा है। अब हम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद मुखिया जी राजा राम के पास आते हैं। पता नहीं राजा राम, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया था, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, वरना पूरा गांव जानता है तुम्हारे पिताजी की सेवा सबसे ज्यादा किसने की है। मुखिया जी, मुझे जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है, लेकिन पिताजी के मन में हमें लेकर इतनी नफरत थी, यह बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। राजा राम, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहने के बाद मुखिया वहां से चला जाता है। राजा राम अपनी पत्नी सुमित्रा से कहते हैं, सुमित्रा, अब हम क्या करेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि पिताजी हमसे इतनी नफरत करते थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताजी तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते थे, वे हमसे बहुत प्यार करते थे। तुम कल मुखिया जी के पास जाओ, वे तुम्हें कोई काम जरूर दिलवा देंगे। अब चलो अंदर चलते हैं और सफाई करते हैं। सुमित्रा घर के अंदर जाती है और साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद घर के अंदर से सुमित्रा आवाज लगाती है। राजा राम जल्दी से घर के अंदर जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? देखो, सफाई करते समय मुझे 4-5 मिट्टी के घड़े मिले। क्या हो सकता है इसमें? खोल कर देखता हूँ। राजा राम उन घड़ों को खोलता है। वह सारे घड़े सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। सुमित्रा, अब मैं समझा कि पिताजी ने हमें ये झोपड़ी क्यों दिया। मैं अभी जाकर मुखिया जी को सारी बात बताता हूँ। फिर राजा राम मुखिया जी के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब मुखिया राजा राम के घर सोने के सिक्कों को देखने के लिए जाते हैं। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। एक दिन गांव का एक आदमी भोलाराम के पास आता है और बोलता है, भोलाराम भाई, गजब हो गया। अरे भाई, क्या गजब हो गया? गजब हो गया पता नहीं है क्या? तुम्हारे भाई राजा राम की झोपड़ी में 4-5 सोने के सिक्के से भरे घड़े मिले हैं। अरे भाई, क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या मैं सच कह रहा हूँ? अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ चलकर खुद देख लो। ये बात पूरे गांव को पता है, बस तुम्हें ही नहीं पता। फिर भोलाराम अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, अरे गंगा, पिताजी ने सारे मटके उसे झोपड़ी में ही छुपा कर रखे थे। चलो देखते हैं। और फिर वह दोनों राजा राम के घर जाते हैं। वहां पर पहुंचकर भोलाराम अपने छोटे भाई से कहता है, हाँ, सब मेरा है। पिताजी ने मेरे लिए यह धन इस झोपड़ी में छुपा कर रखा था। इसका मतलब आपको खजाने के बारे में पहले से मालूम था? हाँ हाँ, मुझे पहले से मालूम था।
पिताजी ने मुझे पहले ही बताया था इस धन के बारे में, लेकिन ये नहीं बताया था कि यह धन कहां रखा हुआ है। आपने तो मुझे किसी खजाने के बारे में बताया ही नहीं। आप कैसे भाई हो? आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। अरे राजा राम, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तो तुम कब का इसको ले लेते। तभी पास में खड़े मुखिया जी बोल पड़े। भोला राम, तुम धन को अपना साथ नहीं ले जा सकता। कानूनी तौर पर यह घर राजा राम का है, इसलिए इस धन पर भी उसका ही अधिकार। मुखिया जी, कागजात नकली है। पिताजी के मरते समय हमने धोखे से उनका अंगूठा एक खाली पन्ने पर ले लिया था और उसकी मदद से सारे जमीन जायदाद अपना नाम कर ली थी। वाह भोला राम, वाह! तो तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है। तुमने एक मरते हुए आदमी का अंगूठा लिया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी गंगा बोली। मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। मुखिया जी, ये सब मैंने ही इनसे करने को कहा था, हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों को सजा तो जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी शिकायत उदयपुर के राजा महाराज कौशल देव के पास लेकर जाऊंगा। इसका मतलब पिताजी मुझसे नाराज नहीं थे। वह मुझे अपने आखिरी समय में भी याद कर रहे थे। हन भाई, पिताजी तुमसे नाराज नहीं थे। वाह, अपने आखिरी समय में भी तुम्हें बुलाकर हम दोनों को खजाने के बारे में बताना चाहते थे, मगर मैं लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे धन संपत्ति नहीं दी, इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन आपने मुझसे पिताजी के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोला, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। आपकी सजा यही है कि आप मुझसे बहुत दूर चले जाओ। भोला राम और गंगा के हाथ में कुछ भी नहीं लगता और दोनों वहां से चुपचाप चले जाते हैं।